गुड इवनिंग साथियों। तो साथियों आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि जो भूगोल है उसमें अध्याय 5 देख रहे थे साथियों। उसका नाम है प्राथमिक क्रिया। और जो हमने इसके पूरे नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं साथियों कल। और आज इसके देखेंगे पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न। जो अभ्यास प्रश्न होते हैं उसको आज हम बारी बारी करके इस प्रश्नों को देख लेंगे साथियों। तो साथियों मैं आपका बहुत जल्दी कोशिश करवा दूंगा। 5वां अध्याय चल रहा है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय है सारे हमारे। ओके, बारी बारी करके हम दोनों पुस्तकों को कंप्लीट करा देंगे और आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम देख लेंगे मॉडल पेपर, बहुत अच्छे तरीके से तैयार करवा दूंगा आपके में। जो 7-8 महीने आप तैयार करते हैं आप, उसमें आपको बहुत अच्छी तैयारी करवा दूंगा साथी। शुरू करते हैं क्लास। क्लास शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट चाहती हूँ कि आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम को सब्सक्राइब करें ताकि सभी क्लास आप तक पहुंचे। ओके साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। 4 विकल्प हैं, उसमें से आपको चारों विकल्पों में आपको एक उत्तर चुनना है। तो पहले का पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक बागानी फसल नहीं है। जो बागान में नहीं होती है, यानी कि गेहूं नहीं है साथी, गेहूं नहीं होती है। वो भी बागानों में होती है, गन्ना भी होता है और रबर होता है। तीनों फसलें ऐसे हैं साथियों जो बागानों फसल कहलाती है। कौन सी? बागानी फसल कहलाती है। इसको बागानी फसल के नाम से जाना जाता है, याद रखना चाहते हैं। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे साथ ही इसी के साथ। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में सहकारी खेती सबसे सफल प्रयोगी थी। यानी कि ऐसा कौन सा देश है साथियों जहां पर जो सहकारी फसल है वो सबसे पहले सफल का मतलब है सबसे ज्यादा की जाती थी। ओके, तो डेनमार्क में। कहाँ पर? डेनमार्क एक ऐसा देश है साथियों जहाँ पर सहकारी खेती सबसे ज्यादा की जाती थी साथियों, और सफल भी वहां पर हुए थे, डेनमार्क में। क्लियर हुआ? पहला क्वेश्चन है कि फूलों की खेती को कहा जाता है। ये फूलों की खेती है उसको कौन सी कृषि के नाम से जाना जाता है, यानी कौन सी खेती कहते हैं? तो फूलों की खेती को फूलों की खेती के नाम से जाना जाता है साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सोचेंगे कि अलग अलग चुनेंगे, यानी फूलों की खेती है तो फूलों की खेती एक और चुना जाएगा। वो सोचेंगे कि फूलों की खेती नहीं हो सकता, इसलिए गलत कर देंगे। ओके, तो आपको फूलों की खेती में फूलों की खेती करना नहीं चाहते। क्लाइंट निम्नलिखित में से किस प्रकार की खेती यूरोपीय उपनिवेशवादियों द्वारा विकसित की गई। यानी कि ऐसी कौन सी फसल यानी कि खेती है यूरोप के उपनिवेशवाद के द्वारा विकसित यानी प्रचलित हुई थी साथियों। तो वृक्षारोपण। सबसे पहले किसने? उपनिवेशवादियों ने वृक्षारोपण शुरू किया था, इसलिए यह कृषि बहुत विकसित हुई है। अगला क्वेश्चन है 5वां कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापक वाणिज्य अनाज की खेती नहीं की जाती। अमेजन है, वैसे ने साथियों जहां पर वाणिज्य अनाज की खेती नहीं की जाती है बिल्कुल भी। क्लियर? तो छठा क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे फल की खेती बहुत महत्वपूर्ण है। भूमध्य सागर में सबसे ज्यादा खट्टे फल की खेती की जाती है और इम्पोर्टेंट भी है साथ। अगला छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। क्या? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। तो आदिम निर्वाह कृषि साथियों जिसको स्लेट स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है और आदिम निर्वाह कृषि भी कहा जाता है साथियों। आदिम कृषि और निर्वाह कृषि को कहा जाता है। आठवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि का पालन नहीं करता है। तो मिश्रित खेती साथियों। एकल यानी कि जो एक कृषि होती है यानी कि एक फसल, यानी ये गेहूं ये तो ये मिश्रित खेती में नहीं आता है साथियों। बिल्कुल क्लियर हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर आपको पूरे 30 शब्दों में देना है साथियों। देखो साथियों, दूसरे का पहला है कि स्थानांतरित खेती का भविष्य अंधकार में है, यानी कि अंधकार में जा रहा है स्थानांतरित खेती का भविष्य। तो चर्चा करने तो उत्तर जूम खेती की एक बड़ी समस्या। स्थानांतरित कृषि को जूम खेती के नाम से जाना जाता है और इसकी एक बड़ी समस्या है कि अलग अलग क्षेत्रों में उर्वरता की कमी के कारण जूम का चक्र कम होता जा रहा है। इनकी अलग अलग क्षेत्रों में यानी कि क्षेत्र है साथियों अलग अलग प्रकार के, वहां पर उर्वरता कम होती जा रही। किस प्रकार से? क्यों? पोटेशियम के कीटनाशक ऐसे पोटेशियम फास्फोरस इस प्रकार की जो भी उर्वरक होते हैं उसको देते हैं जमीन के अंदर, क्योंकि उससे उर्वरता कम होती है। लेकिन लोग बाग समझते नहीं है। जून का चक्कर कम होता है, इसलिए जून खेती का भविष्य अंधकारमय है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो उर्वरता बिल्कुल कम हो जाएगी और फसलें होना बहुत ही कम हो जाएगी। देखो आजकल के लोग अंधाधुंध पोटेशियम फास्फोरस जैसे जैसे खाद उर्वरक देते हैं, जैसे बंजर भूमि बनती जा रही है। जो खेती है वो उपजाऊ बंजर भूमि होती जा रही है और बहुत सारे लोग बाग होते हैं जो अपने खेतों के गाय देसी जानवरों का गोबर होता है खाद, उसको अपने खेतों में देते हैं जिससे फसलें बहुत अच्छी होती है साथियां। क्योंकि इसकी उर्वरता कभी कम नहीं होती है। दूसरा है कि शहरी क्षेत्रों के पास बाजार बागवानी का अभ्यास किया जाता है। क्यों?
उतरे हैं कि बाजार बागवानी केवल शहर बाजार के लिए सब्जियों फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाले वस्तु के लिए विशिष्ट है। तो ये बाजार बागवानी है साथियों, ये शहरों के अंदर विकसित है साथियों। क्यों? क्योंकि वहां पर जमीनें नहीं होती हैं ज्यादा विकसित मात्रा में, और वहां पर बागवानी होती है, बागवानी की जाती है, जो बहुत बड़ा प्लांट लगा दिया जाता है, तो उसी में सभी प्रकार की खेती थोड़ी थोड़ी मिला के सभी पूरी कृषि की जाती है साथियों। यह शहरी क्षेत्रों के पास किया जाता है क्योंकि खेत छोटे होते हैं और ऐसी जगह स्थित होते हैं जहाँ शहरी केंद्र के साथ अच्छे परिवहन संपर्क होते हैं, जहाँ उपभोक्ताओं का उच्च आय वर्ग रहता है। साथ क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अगला क्वेश्चन है दूसरे का तीसरा कि बड़े पैमाने पर डेयरी फार्मिंग परिवहन और प्रशीतन के विकास का परिणाम है। तो डेयरी उत्पादों को त्वरित यानी कि जल्दी और उपयुक्त परिवहन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये वस्तुएं जल्दी खराब होती हैं। परिवहन और प्रशीतन के विकास ने विभिन्न डेयरी उत्पादों के भंडारण की अवधि में वृद्धि की है। ओके दोस्तों, तीसरा प्रश्न है कि आपको 150 शब्द में उत्तर देना है। तो इस तीसरे का पहला है कि खाना बदोश पशुपालन और वाणिज्य पशुपालन के बीच के आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो सबसे खाना बदोश में देखेंगे। तो खाना बदोश पशुपालन एक आदिम जीवन निर्वाह गतिविधि है। कौन सी आदिम जीवन निर्वाह गतिविधि? खाना बदोश पशुपालन को कहते हैं। अगला है कि चरवाहे अपने पशुओं के साथ साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। यानी जो चरवाहे जानवरों को चराने वाले, भेड़ों को हो गए, गाय के चरवाने वाले हो गए ना, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जो चारागाह और पानी की मात्रा और गुणवत्ता पर निर्भर रहते हैं। पानी की मात्रा पर, चारे पर और गुणवत्ता पर निर्भर रहते हैं, उनकी गुणवत्ता पर निर्भर रहते हैं किस प्रकार से कैसी चीज मिलेगी। अगला है कि प्रत्येक खानाबदोश समुदाय परंपरा रूप से एक निश्चित क्षेत्र पर कब्जा करता है। ये खेत बड़े पैमाने में फैले हुए हैं और कई भागों में विभाजित है, जिनके चराई को नियंत्रित करने के लिए पहाड़ लगाए जाते हैं सामने। क्लियर हो चुका पशुपालन को। अगला देखेंगे कौन सा? ये वाला वाणिज्य पशुधन पालन। देखिए साथियों, इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं अभी। वाणिज्य पशुधन पालन अधिक संगठित एवं पूंजी प्रदान करता है। अधिक क्षेत्र और अधिक पूंजी, पूंजी का मतलब पैसा, आय जो प्रदान करता है, अधिक प्रदान करता है। अगला है कि वाणिज्य पशुपालन मूलतः पश्चिमी संस्कृति से जुड़ा हुआ है और इसे स्थायी पशुपालनों पर किया जाता है। पश्चिमी के लोग हैं उसकी संस्कृति से जुड़े हुए हैं और इसे स्थायी यानी कि एक जगह रुककर, एक जगह ठहर कर पशुओं का पालन किया जाता है। अगला चरवाहे भोजन, कपड़े, आश्रय, औजारी और परिवहन के लिए पशुओं पर निर्भर रहते हैं। मांस, ऊन, खाद और कपड़े, चमड़े जैसे उत्पादों को वैज्ञानिक तरीकों से संसाधित और बेच किया जाता है तथा विभिन्न बाजारों में निर्यात किया जाता है। निर्यात की बेच दिया जाता है। अगला है कि विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार के जानवर रखे जाते हैं। किसी चारागाह में पशुओं की संख्या चारागाह की वहन क्षमता के अनुसार रखी जाती है। चौथा नंबर का है वो आपके इसमें नहीं आएगा, वो आएगा आपके उसी में। कौन सी में आएगा? खाना बदोश पशुपालन में आएगा चौथे नंबर का, ये वाला। ओके, तो चलते हुए मुझसे अगला है कि तीसरे का दूसरा है कि बागान कच्ची की महत्वपूर्ण विशेषता पर चर्चा करनी है। विभिन्न देशों की कुछ महत्वपूर्ण बागान फसलों के नाम भी आपको बताना है साथियों। तो जैसे कि ऊपर बताया गया कि बागान कृषि की शुरुआत यूरोपीय लोगों द्वारा कटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित उपनिवेशवाद में की गई थी। बागान कृषि की महत्वपूर्ण विशेषता को हम इसमें बता स्पष्ट करेंगे साथियों। बड़ी, एक ऊपर ले लेते हैं हम इसको, बड़ी संपदा या बागान क्या है? बड़ी संपदा यानी कि बड़ी संपत्ति या बागान। बड़ा पूंजी निवेश यानी कि बड़ी आय निवेश करना, लगाना किसी चीज में। प्रबंध की और तकनीकी सहायता, खेत के वैज्ञानिक तरीके, एकल फसल विशेषज्ञता, सस्ता श्रम यानी कि बिल्कुल जो श्रम करने वाला व्यक्ति होता है वो बिल्कुल कम दाम में, जैसे 500 में आता है तो 200 में आ जाएगा, इस प्रकार से। परिवहन की एक अच्छी प्रणाली जो संपदा के उत्पाद के निर्यात के लिए कारखानों और बाजारों से जोड़ती है। परिवहन एक ऐसी चीज साथियों जो जो कारखानों से और बाजार से जोड़ देती है, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल पहुंचाने का कार्य करती है और वो जोड़ने का कार्य भी करती है साथियों। हालांकि विभिन्न देशों के कुछ महत्वपूर्ण फसलें जैसे चाय है, तो चाय भारत और श्रीलंका में सबसे ज्यादा चाय को पीते हैं साथियों। रबर है तो मलेशिया में सबसे ज्यादा बनते हैं। गन्ना और केले के बागान तो वेस्ट इंडीज में सबसे ज्यादा यहाँ पर कार्य करते हैं। गन्ना और केले का बागान है साथियों। ओके, तो साथियों हमने पूरे 5वें अध्याय का साथियों उसके क्लियर देख लिए, पूरे 30वें क्वेश्चन तक पूरे प्रश्न देख लिए साथियों। ये आपके इंपॉर्टेंट है और बाद में मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा साथियों के लिए साथियों। कल छठे पाठ के दौरान करेंगे, यानी कि दौरान का मतलब होता है, मैं बताना चाहता था छठे अध्याय को कलम पढ़ेंगे साथियों बिल्कुल विस्तृत जानकारी के साथ।